हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। वो एक्चुअली थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा था। सब कोई आ गए? बोलिए बोलिए बोलिए। सबको जल्दी जल्दी बुला लीजिए ना। हेलो हेलो कृतिका। हेलो रंजन। प्लीज एक बार मेरे को ना अपडेट कर दो, तुम लोग ग्रुप में लिख के हाय हेलो कूल यो, ताकि मेरे को पता चले आप लोग सब आ गए हैं। गुड मॉर्निंग पायल। प्लीज एक बार इंटीमेट मी कि सब लोग क्लास में हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेट क्लास स्टार्ट हुआ, प्लस मैं बीच बीच में बोल रहा था जाओ अभी वापस आओ, जाओ वापस आओ। कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग रौनक, गुड मॉर्निंग अक्षत। और बाकी लोग, निष्ठा गुड मॉर्निंग। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बाकी लोग को इंटीमेट करिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है। अनंत गुड मॉर्निंग। देखो कृतिका, कभी मेरा क्लास डिले हुआ है? बताओ, सच बताओ। क्या मैंने कभी भी तुम लोग को ज्यादा पढ़ाया है? ऐसा मत बोलो। ऑब्वियसली जल्दी छोड़ूंगा, दिक्कत का बात नहीं है। चिल करो। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। मैं जल्दी छोड़ दूंगा। ओके। हेलो आदित्य। जल्दी से सब क्लास में आइए ना। प्लान है तो जरूर है, मैं भी इनवाइटेड हूं क्या? कृतिका बोल रही है भैया एक प्लान में जाना है। प्लान है तो यार थोड़ा हम लोग को भी, हम लोग बहुत कम घूमते हैं, हम लोग को थोड़ा घुमा दो। कृतिका कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड लोग के साथ हमको भी ले चलो। क्या प्लान है थोड़ा हमको भी बता दो यार, हमको भी जाना है। मुझको भी ले चलो। बोलो, मेरे को लेके चलोगे? स्टारडम, ओ माय गॉड। नाइस प्लेस बाय द वे। बाहर बैठना अच्छा लगेगा अभी। मच्छर वच्छर आता है वहां बहुत। नाइस प्लेस। बट अभी शायद वहां शेफ नहीं है जो दूसरा वाला। अभी वहां लिमिटेड आइटम मिल रहे हैं। मैं गया था इसी वीक। भैया आपको तो सब मालूम है, आप नाटक कर रहे हैं। ओके। चलिए चलिए चलिए। कहाँ है सब? और लोग रिप्लाई करो। श्वेतम कहाँ गए? ऋतिक, श्वेतम, प्लीज इन लोग को फोन करके बुलाओ। इंद्र भैया, इन्फॉर्म अदर्स जो लोग ग्रुप में नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो गया, फिर बाद में वो लोग बोलेंगे हम लोग को पता ही नहीं था। जल्दी छोड़ दूंगा, चाप मत लो। शैल वी स्टार्ट? किंजल कहाँ हो? कई लोग नहीं आए हैं अभी तक क्लास में। प्लीज बताइए आप लोग क्लास कर रहे हैं ना? चलो।
अच्छा बताओ तो, लास्ट क्लास जो एफएम का हुआ था, पहला क्लास, उसमें अपने लोग कुछ लिखे थे क्या, या कुछ होमवर्क दिए थे क्या आप लोग को? होमवर्क, एनी होमवर्क वाज गिवन? मैंने पहले क्लास में आपने होमवर्क दे दिया था। हाँ हाँ, क्या कोई होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को? बताओ तो। नहीं, नहीं दिया था ना, कॉस्ट में दिया था आई गेस। एफएम में कोई होमवर्क नहीं दिया था, कॉस्ट में मैंने आपको होमवर्क दे चुका है। लास्ट क्लास आपको एक होमवर्क मिला था कॉस्टिंग में। एफएम में शायद कोई होमवर्क नहीं था, एक सम्स करवाया था जो आप लोग को बड़ा मजा आया था शायद। सम्स करवाया था कि नहीं करवाया था? नहीं करवाया था ना, ये भूल से इसमें आ गया, सॉरी। नो, ओके, नो होमवर्क, नो होमवर्क, ठीक है। आओ स्टार्ट करते। सुनो ना, कुछ लिखे भी नहीं थे लास्ट क्लास, सिर्फ मजा हुआ था, एक फाइनेंस का ओवरव्यू आइडिया लगा था। आज आपको कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं, स्टार्ट करो लिखना। लिखो बेसिक्स, हेडिंग दो कॉपी में बेसिक्स, पेज नंबर होना चाहिए कॉपी में। फटाफट लिखो बेसिक्स, राइट इट डाउन, बेसिक्स फटाफट एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी। आज थोड़ा नोट्स लिखवाता हूं और उसके बाद आपको ओवरव्यू दिखाता हूं कि यार डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसा है, जो मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, बट पहले थोड़ा बहुत नोट्स लिख लो, 10-15 मिनट का नोट्स है, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। रेडी? कॉपी पेन रेडी सबका? कैलकुलेटर हमेशा पास में रखना है। पेन रेडी, कॉपी रेडी, ओके। लिखो बेसिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। एक फाइनेंशियल मैनेजर का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन मतलब वो क्या काम करता है। जो मैंने आपको बताया था कि एक एफएम में करना क्या होता है, बताइए आप क्या क्या जानते हैं? मैंने ऑलरेडी बता चुका है पहला क्लास में, और कॉस्ट में भी बताया था मैंने कि फंक्शन क्या होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर का। व्हाट डज अ फाइनेंशियल मैनेजर डू? फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या करने उतरता है, उसको क्यों हायर करते हैं, एक सीईओ सीएफओ कंपनी के लिए क्या करता है बताइए? डिसीजन लेता है, हाँ भैया डिसीजन मेकिंग बॉडी है, टॉप मैनेजमेंट बॉडी है। अरे वो किस चीज का डिसीजन लेता है वही पूछ रहा हूं, क्या चीज का डिसीजन लेता है बताएंगे? एवरीबॉडी जल्दी बताओगे? गुड गुड कृतिका, वेरी वेरी गुड। वेरी वेरी गुड कृतिका। ओके, आओ बताता हूं। देर आर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। पहला, पहला है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। भैया पहला क्यों बोल रहे हैं? आपने तो कहा था ना पहला इन्वेस्टमेंट। मैं ऐसी लाइन से बता रहा हूं कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो मैंने आपको दोनों का बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि यार पैसा कहां लगाना है और पैसा कहां से उठाना है। एंड द लास्ट वन इज थर्ड, जो आपको अब बता रहा हूं। पैसा किससे उठाएं? कोई लोगों से तो उठाएंगे, या बाहर वाले या घर वाले, दो लोग ही तो होंगे, बाहर वाले या घर वाले। यानी कि ओन फंड्स, जो कंपनी के मालिक है यानी कि शेयर होल्डर्स लगा रहे होंगे पैसा, या फिर बाहर वाले जिनसे मैंने पैसा लोन पे, डिबेंचर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके उठाया है। तो या तो इक्विटी शेयर से पैसा लिया है या तो बाहर वाले लोग से पैसा लिया है, जिसको ओन फंड और बोरोड फंड्स बोलते हैं। तो इनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करके पक्का कुछ कमाओगे तो,
और क्या कमाते हैं भैया, पैसा के ऊपर कुछ रिटर्न और कमाते हैं, जिसको अपने रिटर्न बुलाएंगे, अब इंटरेस्ट नहीं बुलाएंगे। फाउंडेशन लेवल पे क्या बुलाते थे, इंटरेस्ट कमाएंगे, अब क्या बुलाएंगे, रिटर्न कमाएंगे। मैंने बट जबकि फाउंडेशन लेवल पे भी आपको नींव छोड़ दिया था कि रिटर्न वर्ड बोलना सीख जाओ। तो इन्वेस्ट करके क्या कमाते हैं, सर्टेन रिटर्न। अच्छा, रिटर्न कमाओगे तो ये लोग जो पैसा लगाए हैं, ये लोग सिर्फ अपना प्रिंसिपल लेगा तुमसे कि कुछ और भी मांगेगा? ऑब्वियसली प्रिंसिपल के साथ ब्याज चाहिए उनको, तो दे ऑल्सो वांट सर्टेन रिटर्न। अब सबका मुंह बंद करना होगा पैसा लौटा के विथ ब्याज। तो ब्याज कैसे दोगे, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, जैसे आप जानते हैं बॉन्ड्स वाले को इंटरेस्ट देंगे, लोन वाले को इंटरेस्ट देंगे। प्रेफरेंस शेयर वाले को क्या देते हैं, अपने प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में पैसा देते हैं। और इक्विटी वाले को कैसे पैसा देते हैं भैया, डिविडेंड देके, इक्विटी डिविडेंड। तो भैया इस तरीके से इनको पैसा लौटाया जाता है, करेक्ट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर के लिए इंटरेस्ट, और तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी डिविडेंड। दे ऑल्सो वांट सर्टेन रिटर्न जो आप कमा रहे। बट क्या आप जितना रिटर्न कमाते हैं पूरा का पूरा उनको देते हैं? नहीं। जो बाहर वाले होते हैं ना, वो फिक्स रिटर्न के तौर पे घुसते हैं। भैया बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या बोला, बाहर वाले जो होते हैं उनको उससे मतलब नहीं है आप उस मेरे पैसे से कितना कमाओ, उनको इससे मतलब है आप जितना भी कमाओ मेरे को इतना परसेंट चाहिए, जो वो पहले से बता देते हैं। या आप पहले से जब बॉन्ड इशू करते हो आप लिख के देते हो बॉन्ड में कि यार मैं 10% ब्याज दूंगा। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप डिविडेंड स्पेसिफाई कर देते हो कि 11% प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, तो उनको फिक्स रिटर्न मिलता है। दोनों को क्या मिलता है, फिक्स रिटर्न। अब चाहे आप उनके पैसे से ज्यादा कमाओ, सेम कमाओ या कम कमाओ, ये भी ध्यान रखना, कम कमाओ फिर भी इनको देना पड़ता है। जब तक आप बाहर वालों का पेट नहीं भरेंगे आप घर वालों का पेट तक नहीं जा सकते। ये बात सब ध्यान से रखना, नॉर्मल बिजनेस प्रोसीजर होता है। और आपको भी मालूम होना चाहिए, आपने बचपन में 11-12 में भी अकाउंट्स किया ही होगा थोड़ा बहुत। पहले किनका पेट भरना पड़ेगा, बाहर वाले लोग का, जो कंपलसरी पेमेंट्स है उनको पहले देना होगा। उसके बाद घर वाले लोग के पास पैसा बचेगा जो वो बांट लेंगे। तो हर एक के पास एक डिजायर्ड रिटर्न का इच्छा होता है, तो उनको उनका रिटर्न देके जो बचता है कंपनी अपने पास रख लेता है। तो जब पैसा आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एलोकेट, रीडिस्ट्रीब्यूट वापस से। तो उसको बुलाते हैं थर्ड फंक्शन को अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। क्या बुलाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। लिख लो, द मेन 3 फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर। क्या बोले भैया आप बोले पहले प्रोक्योर करना, इन्वेस्ट करना, और लास्ट में जो पैसा आया उसको वापस बांटना पड़ेगा, तो जिनसे पैसा लिए विथ ब्याज या विथ रिटर्न। तो दीज आर दी 3 मेन फंक्शंस। एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है, पैसा उठाए, पैसा को लगाए, पैसा वापस आया, उनको वापस दे दिया। तो कंपनी का फायदा क्या हुआ, अरे बीच में जो रिटर्न एक्स्ट्रा कमाया, ऑब्वियसली कंपनी अपना रिटर्न सोच रहा है। या कंपनी तो एक इंडिविजुअल एंटिटी है, जो नॉर्मल है, इंडिविजुअल मतलब एक अलग एंटिटी है, उसका असली मालिक तो शेयर होल्डर है। बिल्कुल, अब शेयर होल्डर के बारे में बात करेंगे। पहले बोलो द मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर लिखे, ये 3 फंक्शन है। अब बात बताओ मैनेजर ऐसा करता क्यों है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा ये फंक्शन करने के लिए? मतलब ये सब फंक्शन कर रहा है वो, तो पक्का उसके पीछे उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, उसका जो चाहत है या उसका जो कारण है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। ये सब करने के पीछे उसका क्या स्वार्थ है, सोचो। या कंपनी का स्वार्थ तो मतलब शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर ही तो कंपनी के मालिक है, जो मालिक होंगे उनका ही तो स्वार्थ होगा। शेयर होल्डर का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है मालूम? शेयर होल्डर का सबसे बड़ा स्वार्थ ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाए, क्योंकि प्रॉफिट कमा के तो वो अल्टीमेटली हो सकता है हमको मिले या फिर कंपनी री इन्वेस्ट कर दे। ध्यान से सुनना मेरा बात, मैं अल्टीमेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं जो शेयर होल्डर के हाथ में आती है, यानी उन बोरोड फंड वालों को देने के बाद, दोनों बोरोड फंड वालों को देने के बाद जो शेयर होल्डर के पास पैसा बचता है, हो सकता है उनमें से कुछ पैसा कंपनी बोले यार आगे दरकार पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना, आप मेरे पास छोड़ दो, और कुछ डिविडेंड के रूप में दे देता है। हो सकता है डिविडेंड के रूप में कुछ दे ही नहीं, सबका सब कंपनी अपने पास रख ले, तो शेयर होल्डर दुखी होगा ही जरूर, क्योंकि यार पैसा लगाए हैं कुछ तो दो। तो मेन पर्पस
प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं, मेन पर्पस नहीं है। वन ऑफ द पर्पस इज प्रॉफिट मेकिंग, बट द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर टू परफॉर्म सच फंक्शंस स्टेटेड अबव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या बोले भैया आप? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ ऑफ अ कंपनी? आप सोच के देखो, आपकी वेल्थ क्या है? एक इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आपका वेल्थ क्या है? एज एन इंडिविजुअल आपका वेल्थ क्या है? भैया मेरे पास जितना गाड़ी है, बंगला है, घर है और माँ है। ऑब्वियसली वो सब पिक्चरों में ठीक लगता है, बट एक बार माँ को साइड करो और जो वैल्यू आपके पास है, क्या क्या है आपके पास? एक घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, आपके पास सोना जेवरात या ज्वेलरीज होंगे। तो ज्वेलरीज ये सब चीज के साथ जो आपका वेल्थ काउंट होता है वो इसके द्वारा होता है कि आप कितने करोड़ों के आदमी है, लाखों के आदमी है। तो उस तरीके से एक कंपनी का वेल्थ क्या होता है? कंपनी के पास वेल्थ रूप में क्या है? कंपनी के पास वेल्थ रूप में भैया उसका भी एसेट्स होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट ऑल्सो हैज सर्टेन एसेट्स। एसेट्स की बुक वैल्यू आपको पता होगा, बट मार्केट वैल्यू जानना जरूरी है, क्योंकि जब वो बिकेगा तो उस भाव में बिकेगा। ऑन दी अदर हैंड, कंपनी का वेल्थ एसेट्स का रेप्लिकेशन किस तरफ आएगा? लायबिलिटी साइड में भी आता है ना, जिसको आप कैपिटल के रूप में बोलते हैं। आज आप वो शेयर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ये कंपनी कितने करोड़ की है, इसकी मार्केट कैप कितनी है? क्या पूछते हैं आप? इसकी मार्केट कैप कितनी है? मार्केट कैप मतलब भैया उसकी असली औकात, मार्केट कैप। एक डायलॉग आपने सुना होगा, वो जब पोलो के पास गया था आपका हर्षद मेहता, वो बोला था ना कि आपकी इनर वैल्यू ऑफ द कंपनी आप सोचिए। तो गजब बात बोला था कि अभी आपका शेयर प्राइस कितना का चल रहा है, कुछ 22-23 में होगा। तो वो बोला 28, उस्तादी में बोला 28 ना, बस वही आसपास है, उसको 5 रुपया फर्क नहीं पड़ा। वो बोला मैं आपका शेयर 300-400 तक पहुंचा सकता हूं। तो वो हंसने लगा, बोला क्यों, ऐसा क्यों सोच रहा है? बोला आपने कंपनी कब स्टैब्लिश की? तो बोला 19 साल हो गया कंपनी को स्टैब्लिश की। अभी 19 ईयर्स ऑफ द कंपनी में आपने शेयर्स का दाम 28 पहुंचाया। आप ये सोचिए, आज अगर आप यही कंपनी, पोलो जैसी कंपनी को खड़ा करे तो आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? दैट इज द रियल वेल्थ ऑफ योर कंपनी। करेक्ट बात? कुछ समझते हो ये सब चीज से? देखे होंगे सीरीज, जब मैंने बोला ही तो कई लोग देखना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। बट एक नॉर्मल बात सोचो कि एक कंपनी का रियल वेल्थ वो नहीं होता जो उसके बुक्स में दिखता है। उस कंपनी का रियल वेल्थ वो होता है कि आज अगर वैसा एक और कंपनी बनाना पड़े तो यार कितना पैसा लगाना पड़ेगा। दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी। और उसी चीज को उस हर्षद मेहता ने पकड़ के बोला, यार आपकी कंपनी को मैं पुल ऑफ करूंगा, क्योंकि आपकी असली वैल्यू वो नहीं है। अब उसमें मैनिपुलेशन डाल के पैसा बढ़ाना होता है और कुछ नहीं। जैसे एसीसी का 300 रुपए का शेयर, 200 रुपए का शेयर उसने 9,000 दाम कर दिया। तो आपको यह बात समझना होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, यानी जो कंपनी में बैठा है, उसको शेयर होल्डर को खुश करने के लिए 2 काम करने हैं। पहला, कंपनी का वेल्थ बढ़ाना है। वेल्थ बढ़ाना मतलब शेयर प्राइस बढ़ाना, मार्केट प्राइस बढ़ाना, मार्केट कैप बढ़ाना। कैप मतलब टोटल और प्राइस मतलब सिंगल के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब हो गया टोटल, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। यानी अगर नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी हो, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो अपना शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी बढ़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि भैया एक इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर। ऑब्वियसली दैट कैन बी अचीव्ड बाय अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स एंड अदर फैक्टर्स। गुडविल होता है कि भैया कंपनी का गुडविल है, आज रतन टाटा नाम से खड़ा है, कमाई थोड़ा कम भी हो फिर भी उसका नाम से माल बिकेगा। धीरू भाई अंबानी, तो इन लोग का जब नाम था उसके कारण आज ये लोग तहलका मचा के रखे। तो जो नाम का भी बेनिफिट है वो भी मिलता है। प्रॉफिट इज नॉट द ओनली फैक्टर बिहाइंड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर। तो इसीलिए अपने बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर का 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेकंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मैं बोलूं कॉस्ट मिनिमाइजेशन, चलेगा? प्रॉफिट बढ़ाना 2 तरीके से हो सकता है, या तो रेवेन्यू बढ़ा के या कॉस्ट मिनिमाइज करके। तो
कॉस्ट कम लगना मतलब इनडायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ना. तो वी कैन से द सेकेंड ऑब्जेक्टिव एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्लैश कॉस्ट मिनिमाइजेशन. करेक्ट, करेक्ट बात, समझ में आया दोनों बात. तो लिखिए प्लीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नीचे. लिखना स्टार्ट कीजिए एवरीबॉडी. पहला क्या बोला आपको? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और दूसरा क्या बोला आपको? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्लैश कॉस्ट मिनिमाइजेशन. लिखिए एवरीबॉडी. अच्छा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर क्या लिखोगे बताइए? वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होता है? शेयर होल्डर का क्या बढ़ा के? एमपीएस, इंक्रीजिंग दी एमपीएस. व्हाट डू यू मीन बाय एमपीएस भैया? मार्केट प्राइस पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिनोट होता है मार्केट प्राइस पर शेयर से. ठीक है. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होता है भैया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ के. भैया प्रॉफिट का भी कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? अभी लिखो सिर्फ, मैं बाद में इसका बताऊंगा कैसे आता है वो. क्या होता है भैया? ईपीएस. अब आप शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में ट्राई करो बनाने का. मार्केट प्राइस पर शेयर, तो ये भी तो पर शेयर ही है. ये ई क्या होगा? अर्निंग पर शेयर. क्या बुलाते हैं इसको? अर्निंग पर शेयर. आप फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं टीचर हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा. भैया क्या ये सब एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म है? यस यस, बट एक बार पहला बार है तो फुल लिखो, फिर ब्रैकेट में शॉर्ट लिखो. क्या बोला? ईपीएस. भैया ये ईपीएस निकलता कैसे सब सिखाऊंगा, बट एक बार क्या बोला आपको? मार्केट प्राइस, जो मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है. दूसरा क्या बोला आपको? ईपीएस. ईपीएस का मतलब क्या हो गया भैया? अर्निंग पर शेयर, यानी ईपीएस मैक्सिमाइज करके. भैया हाउ टू कैलकुलेट दिस ईपीएस मैं बताऊंगा. एंड भैया हाउ टू कैलकुलेट दिस एमपीएस वो भी मैं बताऊंगा. बट पहले देखो एमपीएस तो चलो दिख जाएगा आपको मार्केट का क्या हाल चाल है. ईपीएस आपको खुद को कैलकुलेट करना होगा और उससे रिलेटेड ही एमपीएस होता है. जैसे मैंने आपको बोला वन ऑफ द फैक्टर है, तो आगे बढ़ेंगे उसके साथ भी. आपको सब एस्टिमेट करना है, एमपीएस भी ईपीएस भी फाइनेंस में मैं सब सिखाऊंगा. तभी तो आप शेयर मार्केट के बारे में भी जानेंगे. जब कंपनी का प्राइस कैलकुलेट करना जानोगे तभी तो पता चलेगा ये कंपनी इतने भाव की है, ठीक है अभी ले लेना चाहिए. लिख लिया सब कोई? बताइए. अच्छा, कोई जानता है ये सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स और ये निफ्टी. सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है और निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है. व्हाट डू मीन बाय इंडेक्स? अच्छा, इंडेक्स क्या होता है? आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी होता है ना, कि यार मेरा इंडेक्स इतना, यानी मैं कितना खर्चा करता हूं या मेरी क्या वैल्यू है. 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, इतना 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 करके. तो एनएससी और निफ्टी भी अपना इंडेक्स कैलकुलेट करता है, जिसको नाम दिया गया सेंसेक्स और निफ्टी. सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज ऑफ ऑल सेक्टर्स, जो भी 30 कंपनीज टॉप में चलेंगी उनके मार्केट प्राइस की एवरेज करके निकलती है. ठीक है ना, उसका एक एक्सपोनेंशियल एवरेज, एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूं, आपका मूविंग एवरेज करके निकलता है आपका पूरा कैलकुलेशन. और सेंसेक्स का वही आपको दिखाता है, जो आज तो संडे है, बंद होगा, तो मंडे जब खुलेगा आपको सेंसेक्स दिखाएगा ओपनिंग इतना था, 48,000, 46,000, 47,000 जो भी अभी चल रहा है. तो वो जो आपको दिखा रहा है इसको बुलाते हैं सेंसेक्स. अपने देखते हैं सेंसेक्स बढ़ रहा है मतलब क्या बोलते हैं? मार्केट बढ़ रहा है. अब कोई जरूरी नहीं है सेंसेक्स बढ़ रहा है तो सारी कंपनियां बढ़ रही हैं, हो सकता है कोई कंपनी गिर रही हो, कोई कंपनी बढ़ रही हो, बट ये टॉप 30 कंपनी का एक एवरेज करके देता है. और निफ्टी में वही चीज टॉप 50 है. भैया क्या वो 30-50 कॉमन होता है? नॉट नेसेसरी. क्या भैया ये हमेशा चेंज होता रहता है? यस, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा रेस में आगे.
तो ये टॉप 50 कंपनी का रहता है और ये टॉप 30 कंपनी का, हर एक सेक्टर का थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर्स, सब सेक्टर्स का इसमें मिला के काम होता है। स्टील सेक्टर्स, एवरी सेक्टर्स का काम आएगा। टॉप 50, टॉप 30। अब यहां पे इंडेक्स के हिसाब से अपने खेला करते हैं मार्केट में, भैया मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट क्रैश हो गया नहीं, क्योंकि निफ्टी या सेंसेक्स गिर गया। डन है, ये सब थोड़ा थोड़ा बात बीच बीच में बताता रहूंगा, ध्यान रखना। निफ्टी कम फ्रॉम द वर्ड 50 और एन आगे आ गया एनएफसी का, तो निफ्टी बन गया। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया ये बात समझ में आ गया हम लोग को, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आगे बढ़िए ना थोड़ा, ओके। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, राइट इट डाउन। थर्ड पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट। क्या बोले भैया? इनकम स्टेटमेंट। जैसे अपने कॉस्ट शीट सीखे थे ना, कॉस्ट शीट, वैसे ही इनकम स्टेटमेंट भी बनता है। स्टेटमेंट है इनकम का, यानी यहां ज्यादा कॉस्ट पे नहीं, ज्यादा इनकम पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंस में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। एफएम में पूरा, जैसे मैंने बोला ना कॉस्ट शीट हर चैप्टर में काम आएगा, उसका फॉर्मेट आपको हर जगह काम आएगा, वैसे ये इनकम स्टेटमेंट आपको आने वाले हर चैप्टर में लगेगा। हर चैप्टर में आप कोई भी चैप्टर खोलोगे आपको सब में इनकम स्टेटमेंट मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आज बेसिक्स में सिखा दे रहा हूं, ताकि आगे हर चैप्टर में आप इसको कैटर कर पाओ। भैया हाउ टू ड्रॉ एन इनकम स्टेटमेंट, पहले ध्यान से सुनना। इनकम स्टेटमेंट है तो सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स। भैया वहां तो कॉस्ट से चालू किए थे, लास्ट में सेल्स आया था, यस, क्योंकि वो कॉस्ट शीट था और ये क्या इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट किससे होगा? उल्टा, पहले सेल्स लिखते हैं, फिर खर्चा माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो इट इज मोर कंसर्न अबाउट सेल्स एंड रेवेन्यू रेदर देन दी कॉस्ट। तो इसको इतना बाइफर्केशन से मतलब नहीं है, इसको सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करना होता है। सेल्स से जो सबसे पहले हटता है वो कौन सा कॉस्ट होता है भैया? आई टोल्ड यू, वेरिएबल कॉस्ट। भैया यहाँ वो प्राइम कॉस्ट वैसे नहीं, नहीं, सारे वेरिएबल कॉस्ट पहले। अब चाहे वो ओवरहेड्स के वेरिएबल हो, चाहे वो प्राइम कॉस्ट के वेरिएबल हो, सारे ऑल वेरिएबल कॉस्ट कट जाएंगे। भैया सेमी वेरिएबल का वही तो काम किए थे, सेमी वेरिएबल का जो वेरिएबल निकला था वो पहले माइनस होगा, याद आ रहा है? सेमी वेरिएबल का जो वेरिएबल पोर्शन होगा वो पहले माइनस होगा। भाई ये सब क्या बात कर रहे हैं आप, मैंने कॉस्ट अभी तक किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब करोगे सब समझ में आ जाएगा। बट वेरिएबल कॉस्ट तो समझते हो, विच प्रोपोर्शनेटली इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट होते ही यू गेट सर्टेन टर्म, जिसको क्या बुलाते हैं आपको मालूम? यू गेट सर्टेन टर्म जिसको क्या बुलाते हैं मालूम? कॉन्ट्रीब्यूशन। वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब भैया, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट हमको क्या कंट्रीब्यूट करके दिया। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट कितना करके दिया, मतलब मैंने इतना खर्चा लगा के इतना प्रॉफिट कमा लिया। अब तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट अलग है जो आप अलग से बोलेंगे, बट इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे ये मेन खर्चे थे। मेन खर्चे इन द सेंस वेरिएबल खर्चे थे जो प्रोपोर्शनेटली लगे गई शर्ट के साथ, तो वो माइनस होके जो बचता है उसको क्या बुलाते हैं? कंट्रीब्यूट कितना किया वो प्रोडक्ट अपने लिए, तो वो कंट्रीब्यूट किया इतना। अब इससे अपने क्या खर्चा वसूलते हैं बाकी का? अब चलो फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ सोचते हैं, तो अपने डिडक्ट करते हैं नेक्स्ट थिंग जिसको क्या बुलाते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन समझ में आया? ये कॉस्ट में ना और इन डेप्थ समझोगे जब मार्जिनल कॉस्टिंग बजट पढ़ाऊंगा ना, तो इतना मजा आएगा कि कंट्रीब्यूशन का कितना तरीका है, कैसे निकलता है, इसको क्या बुलाते हैं, आराम से। बट अभी आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे और क्लियर होना चाहिए बात। भैया आफ्टर डिडक्टिंग दी फिक्स्ड कॉस्ट, यही तो कॉस्ट शीट में करते थे, एक बार ध्यान से सोचो तो। कॉस्ट शीट में यही तो दो चीज माइनस करते थे, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ भैया आप तो वही बोले थे, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स। अब हो सकता है प्राइम कॉस्ट वेरिएबल नेचर का हो या फिक्स नेचर का हो, वैसे ही या तो ओवरहेड वेरिएबल नेचर का हो या फिक्स नेचर का हो। तो अल्टीमेटली सब कट के जो आता था और उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बुलाते थे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स से जो सेल्स का बैलेंस होता था उसको आप क्या बुलाते थे? प्रॉफिट। करेक्ट। बट उस प्रॉफिट का नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या नाम होता है?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भैया वाई ऑपरेटिंग? क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू जो प्रॉफिट कमाया गया वो ये है बिजनेस ऑपरेशन, यानी जो नॉर्मल गतिविधियां हैं कंपनियों की उसके द्वारा कमाए गए प्रॉफिट को क्या बुलाते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस ऑपरेशन से कमाया हुआ प्रॉफिट। और इसको शॉर्ट में एक और नाम दिया गया एफएम में जिसको बुलाया जाता है अर्निंग्स बिफोर। बिफोर मतलब कमाई, बिफोर क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, एंड टैक्सेस। टैक्सेस भी देना बचा है अभी गवर्नमेंट को। क्या बोला? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको शॉर्ट में बुलाया गया EBIT। EBIT मतलब भैया अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो बोलो बोलो, यहां तक इनकम स्टेटमेंट समझ में आया? अब आप लोग थोड़ा हिंट पकड़ो। अच्छा भैया, तो कॉस्ट शीट में यानी कि इसके बाद का जो खर्चा होता है वो कॉस्ट शीट नहीं लेता है? नहीं, कॉस्ट शीट फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करता। वो सब मैं कॉस्ट शीट में भी बताऊंगा, बट जब बताऊंगा तो याद आना चाहिए एफएम की बातें भी, सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। इसलिए बोला था स्टार्ट करो दोनों पढ़ाई, तभी समझ में आएगा। बट कोई बात नहीं, मैं वहां पे भी उतना ही क्लियर रहूंगा जितना यहां क्लियर हूं। तो आप बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आया आपको, जिसको क्या नाम दिया गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब चाहे जो मेरा अभी तक एफएम का जो 2 क्लास बेसिक्स में डाला हुआ था यूट्यूब पे, वो नहीं भी देखा हो ना, वो भी समझ जाएगा अब क्या माइनस होने वाला होगा। बताइए पहले क्या माइनस होगा? अब किसको पैसा दिया जाएगा भैया? अब ये जो प्रॉफिट है ना, अब ये जो प्रॉफिट है ना, जो टैक्स से पहले, इंटरेस्ट से पहले है, सबसे पहले हाथ मांगता है कौन पता है? कौन मांगता है बताओ अब हाथ? जिनका फिक्स्ड ब्याज है इन द रूप ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट। यानी क्या बुलाते हैं भैया उनको? क्या बुलाते हैं भैया उनको? उनको बुलाते हैं डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, लोन होल्डर्स। यानी उनको क्या पेमेंट करते हैं भैया? उनको वी पे इंटरेस्ट। तो अब जैसे वर्ड था अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो सबसे पहले कौन आएगा भीख मांगने? भैया भीख क्या, आपका हक का पैसा मांग रहा है। वो अपने बोलते हैं ना, जहां अमीर आदमी देखा नहीं पीछे पड़ गया, तो बस वही हिसाब किताब है। अपना ही पैसा है, मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा विद ब्याज। तो पहले क्या देते हैं उसको? ब्याज देते हैं। तो भैया माइनस क्या करेंगे इससे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भैया ये नेगेटिव आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर भी ब्याज देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है, ब्याज तो देना पड़ता है, ब्याज तो देना पड़ता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो जैसे ही इंटरेस्ट माइनस होता है, अपने अभी प्रूडेंसी फॉलो कर रहे हैं या अपने फॉलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत ये कि हाँ प्रॉफिट आया होगा, अब ब्याज दिया, तो जो पैसा बचता है अब ब्याज दे दिए, तो उसको क्या बुलाते हैं भैया? दैट इज कॉल्ड योर आफ्टर पेइंग दिस इंटरेस्ट अर्निंग्स बिफोर टैक्स। या आप बोल लो इसको शॉर्ट में EBT, जिसको आप बचपन में पढ़ते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या है ये? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। इसके बाद आप क्या बनाते थे मालूम? PL एप्रो। बचपन में जब आप अकाउंट्स किए होंगे 11-12, तो ये अपना ट्रेडिंग PL से निकलता था जो प्रॉफिट है, जो ट्रेडिंग PL से निकलता था ना, वही प्रॉफिट है, जिसको अपने क्या बुलाते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। अब अपने इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते थे भैया? PL एप्रो में, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट देते थे, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोपोज डिविडेंड, बस वही सब चीज आएगा। तो अब नेक्स्ट कौन पैसा मांगने आता है भैया? अब पैसा मांगने आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है अब हमको लाओ पैसा, कमाई किए हो पैसा दो। तो कंपनी बोला अरे भैया वो प्रेफरेंस और डिविडेंड इक्विटी वाले लोग को भी तो देना है, रुको। बोला नहीं नहीं नहीं, उनको देने से पहले हमको दो। तो बोला क्यों भैया? क्योंकि वो एक तो पूरे मालिक है कंपनी के, तो वो टैक्स के बाद लेंगे पैसा, और आप एक अलग एंटिटी, आपको पहले टैक्स देना होगा, उसके बाद जो पैसा जाएगा उसके बाद मैं उसके बाद बात करूंगा।
पहले आप टैक्स दो। और दूसरा बात भैया, प्रेफरेंस तो पूरा मालिक नहीं है। हाँ, पूरा नहीं है तो आधा भी नहीं है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि पूरा मालिक और आधा मालिक में फर्क है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जब आप लॉ में पढ़ोगे कंपनी एक्ट, तो आपको पता चलेगा कि वो बीच का आदमी है। उसके पास कुछ हक इक्विटी जैसा है और कुछ हक डिविडेंड होल्डर जैसा है, सॉरी डिबेंचर होल्डर जैसा है। क्या मतलब भैया आपका? मैं बोलना चाह रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कुछ प्रॉपर्टीज डिबेंचर होल्डर्स की है और कुछ प्रॉपर्टीज इक्विटी होल्डर जैसी हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। क्या भैया, क्या भैया? मैं बता रहा हूं। सबसे पहला बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रिटर्न मिलता है। तो ये किस तरीके का नेचर हुआ? डिबेंचर वाला। मतलब उनको जितना प्रॉमिस किया था उतना ही देंगे। अगर कंपनी ज्यादा कमा ले तो उनको ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। उनको कई बार मीटिंग्स में बोलने का हक होता है। तो ये किसका नेचर हो गया भैया? इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि वोटिंग राइट और ये सब राइट्स किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर मीटिंग्स में नहीं आते क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स का हक नहीं है कंपनी पे, उनको तो अपना रिटर्न मिल गया, बस भाड़ में जाओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कई बार अपना हक जताते हैं कि यार रुको, मैं भी कैपिटल में ऊपर में आता हूं। आप जब भी डिवेंचर्स बनाते थे, आप याद करो, जब कंपनी अकाउंट बनाते थे फाउंडेशन में भी या बीकॉम में भी, आप पहले लिखते थे शेयर कैपिटल, उसके अंदर आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे और नेक्स्ट क्या लिखते थे आप? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर नीचे कौन आता था? डिबेंचर होल्डर्स, यानी लोन, वो सब, और लास्ट में करेंट लाइबिलिटी। करेक्ट? तो मतलब वो थोड़े ऊपर है डिबेंचर होल्डर के, वो इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आते हैं, बट डिविडेंड के, डिबेंचर होल्डर के पहले आते हैं। तो इनको कुछ हक इक्विटी जैसा है और कुछ हक कैसा है? डिबेंचर होल्डर जैसा। जैसा आपने सुना होगा क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, सुना है कभी? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड सुना है कभी? भैया क्या होता है ये? क्यूमुलेटिव का मतलब और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब, देखो ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी आपको इस साल पैसा ना दे पाए क्योंकि उसने नहीं कमाई हो या उसका मन नहीं हो, तो भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर मांगेगा क्या पैसा? वो बोलता है आपने आपने दरकार नहीं है आज देने का, बट आपको जितना मेरे को देना है ना अल्टीमेटली, वो बाद में भी दोगे चलेगा। मतलब डिबेंचर होल्डर्स बोलेगा आप कमाओ नहीं कमाओ मेरे को उससे मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो, आपको मेरे को पैसा देना है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब वो क्यूमुलेटिव वाला लेता है तो वो क्या बोलता है कि भैया जब कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है तो मैं आपको दूंगा, जो भी 5 साल का अगर इशू किया हूं तो 5 साल का जो डिविडेंड है दूंगा, बट हो सकता है पहले साल जो आपका हक है वो दूसरे साल दे दूं, दूसरे साल के साथ तीसरे साल जो आपका हक है वो चौथे साल दे दूं। मतलब इन एनी वे आपको जब पूरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम होगा लास्ट में, तब आपको सारा ब्याज भी मिलेगा डिविडेंड के रूप में। अब जरूरी नहीं है कि मैं पहले साल दूं, दूसरे साल दूं, तीसरे साल दूं, चौथे साल दूं, पांचवें साल में एक साथ दूं, बट मैं आपको दूंगा आपका हक। तो इनका हक थोड़ा नीचे आता है क्योंकि ये लोग थोड़े प्रेफरेंस बीच के आदमी हैं, जो थोड़े इक्विटी के भी लायक होते हैं और थोड़े डिविडेंड डिवेंचर होल्डर के लायक होते हैं, इसलिए इनका भी वर्ड डिविडेंड आया, ना कि ब्याज इंटरेस्ट के रूप में आया। तो ये भी हल्का फुल्का मालिकाना हक रखते हैं। तो गवर्नमेंट बोला दो, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको मेरे बाद दो। पहले तो हम लोटा लेके बैठे हैं, मेरा पूर्ति करो, 30% टैक्स दो। अब 25 हो गया कई जगह, मतलब कई जगह इन द सेंस इस बार बजट वापस आने तो देखो क्या होता है। मेरे को चाहिए टैक्स, फुल टैक्स, फुल इज्जत। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बाद क्या कटेगा? टैक्सेस। इस पे एक सर्टेन परसेंटेज लेता है गवर्नमेंट और वो कटने के बाद वी गेट, बताइए क्या? ऑब्वियसली भैया अगर इसको अर्निंग बिफोर टैक्स बोल रहे थे तो टैक्सेस के बाद क्या बोलोगे? एक बार दिमाग लगाओ तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो जाओगे, मतलब अंतर्यामी हो आप। ब्रह्मा, ब्रह्मा नामकरण करो इसका, नामकरण, तथास्तु, आप लोग स्मार्ट हो जाओगे। मतलब भैया लिटरली आज रास्ता में जाओगे ना, जब कोई भी मूर्ति में जान फूक देना अगर इसका नाम राइट बोल दिए तो।
हे भगवान, कैसे पता है आप लोग को यार? आप लोग तो जानते भी नहीं थे, आप लोग को नाम पता है। ट्राई लो ना, क्या नाम होगा इसका? ट्राई लो ना भैया, ये हमको लग रहा है ये ए भगवान, कृतिका बोली अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। कैसे मालूम कृतिका तुमको? कैसे मालूम? कहां पढ़ रहे हो तुम ये सब? चीटिंग है, चीटिंग। तुम लोग ने सर्च किया। अनंत, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ग्रेट ग्रेट। और दूसरा नाम हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईट, खा लो, ईट, ईट, यू कैन कॉल इट ईट। ओके, कोई बात नहीं, देखे हो तो कोई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड ईट। अब कौन हाथ फैलाएगा? अब बोलेगा यार अब तो हमको दे दो। कौन? प्रेफरेंस, इक्विटी भैया। अभी इक्विटी रुकेगा, मालिक है वो, लास्ट में आएगा। तो नेक्स्ट आता कौन है भैया? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। अब हायरार्की ध्यान रखना, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, और कौन कैसे आया, कौन टैक्स से पहले आया, कौन टैक्स के बाद आया। सब चीज इससे ही रिलेटेड है। आगे का चैप्टर इनकम स्टेटमेंट। अब प्रेफरेंस डिविडेंड अपना हक लेके जाएगा, और जो बचता है उसको बुलाते हैं EAFESH। प्यार से अगर बोलूं तो अफेश। एक बार बोलो, एक बार बोलो घर पे। घर वाला सब सुनना चाहिए आसपास, ये पागल हो गया है। मतलब मेरे को लगता है ये घर के वजह से ना, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन चाचा चाची सब लोग क्लास कर रहे होंगे। इवन घर के स्टाफ भी ऐसे देखते होंगे, क्या बोल रहा है आदमी, देखे तो ये लोग ऐसे क्या ध्यान से सुन रहा है इतना। अफेश, एकदम प्यार से बोलो ऐसे, अफेश। बदनाम हमको करोगे तुम लोग, सरी तो सिखाते हैं सब। घर का मजा अभी घर में बच्चा लोग सब पापा लोग आके देख रहे होंगे, साला ये पढ़ा रहा है। ऐसे ही बोल रहे होगे ना, ये क्या पढ़ा रहा होगा बच्चिया सा। वही पागल, पायल। अरे मम्मी पापा सब आज क्लास देख के इतना मस्ती कर रहे हैं, वो लोग भी अफेश। लिख लिए क्या? या फुल फॉर्म तो बताइए। अरे खोजो खोजो खोजो। ई फॉर एलिफेंट। अब ई वर्ड आते ही क्या दिखता है आप लोग को? अर्निंग्स। ए फॉर आफ्टर, आफ्टर आफ्टर, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। अब उल्टा पढ़ते। एस एच क्या होगा बताओ? शेयर होल्डर्स, बचा ही वो है। ई क्या होगा? ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो चलो ई एस एच तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गया। ई हो गया तुम्हारा अर्निंग्स। इक्विटी या अर्निंग्स आफ्टर एफ तो पता ही नहीं चल रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर, ना ना ना, ये तो उनके लिए ही है। तो ए का फुल फॉर्म सोचो क्या होगा? ए का मतलब हो गया अवेलेबल, और एफ का मतलब हो गया फॉर। तो इसका फुल फॉर्म हो गया अर्निंग्स अवेलेबल, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेरी गुड कृतिका। कह दो तुमने बेसिक्स की क्लासेस यूट्यूब से नहीं देखी, और मुंह बंद करो इस प्रतीक का। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेरी वेरी गुड।
तो भैया जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का वो तो वो ले जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता मुन्ना। उनको कुछ हक दिया जाता है और कुछ हक कंपनी बोलता है अरे रहने दो ना मेरे पास। बोला क्यों? बोला आगे काम आएगा ना, और मैं आपको उसको और कमा के दूंगा उससे। तो हो सकता है इक्विटी को कुछ हिस्सा मिले, कुछ हिस्सा कंपनी रख ले अपने पास, जिसको आप बचपन में क्या करते थे मालूम? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट करते थे ना, कैपिटल में जाके ऐड। बस वही काम यहां भी होता है, बट उससे पहले कुछ डिविडेंड देते हो ना, जिसको प्रपोज डिविडेंड बोलते थे आप, तो बस वो चीज माइनस होगा, जिसको मैं बोलूंगा इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी लोग को कुछ डिविडेंड देते थे। अब चाहे वो डिविडेंड कितना भी हो, पूरा हो सकता है तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, जीरो होगा तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, और बीच में होगा तो सर्टेन परसेंटेज दिया, सर्टेन परसेंटेज वापस दे दिया। क्या कृति का दिल तोड़ दिया यार। कम से कम देखा भी होता तो यहां ना बोल देता ना, प्रतीक का तो मजा लेता। एफएस माइनस इक्विटी डिविडेंड के बाद जो पैसा बचता है वो भी इक्विटी का है, बट ट्रांसफर कहां हो जाता है? बैलेंस शीट में। दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग्स में। तो ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस बोल लो, रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी मालिक का पैसा है, बट कंपनी बोलता है रहने दो ना, हम थोड़ा और इसको यूज करना चाहते हैं। मतलब ठीक है कर लो भाई। यानी ये आफेस है इक्विटी का, बट उनमें से कुछ दे देता है और कुछ कंपनी अपने पास रख लेता है। भैया ऐसे कंपनी रख सकता है बिल्कुल, वो मीटिंग्स में डिसाइड होती है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है कितना देना है कितना नहीं देना है, सब लोग वोट वोट करते हैं, सब चीज होता है जो आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये सब चीज डिसाइड होता है, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, सब लॉ में पढ़ोगे। बट अभी के लिए आपको इतना बात समझ में आ रहा है? रेडी एवरीवन? तो भैया आपने एक वर्ड बोला था थोड़ा देर पहले, अब हम लोगों को खनक रहा है। ईपीएस फुल फॉर्म क्या था? अर्निंग्स पर शेयर। अच्छा ये किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली इक्विटी से रिलेटेड है। प्रॉफिट किसका निकाल रहे हैं? इक्विटी का। तो बताइए क्या डिवाइडेड बाय क्या? पर शेयर के लिए तो पक्का नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स, यानी अर्निंग्स पर शेयर मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। कौन सा प्रॉफिट लिखूं ईपीएस के लिए? देखो आपको कौन सा प्रॉफिट अभी तक बताया। नंबर 1 प्रॉफिट बताया कंट्रीब्यूशन, नंबर 1 प्रॉफिट आप लोग को दिखाया कंट्रीब्यूशन एक तरीके का प्रॉफिट होता है। नंबर 2 दिखाया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नंबर 3 दिखाया अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर दिखाया अर्निंग आफ्टर टैक्स और आफेस, और लास्ट में बोला ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। बताइए यहां ईपीएस में न्यूमरेटर में क्या आएगा इन सब में से? ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, आफेस और ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग में आपको क्या लगता है ईपीएस में क्या आना चाहिए? दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। चलो एक और हेल्प कर देता हूं, एक और हेल्प कर देता हूं। पहली बात तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मालिक का प्रॉफिट कितना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। भैया डिविडेंड, अरे डिविडेंड तो मिल गया, तो भैया क्या रिटेन अर्निंग? अरे वो भी उसी का है जो पड़ा है, तो भैया दोनों मिला के क्या बुलाते थे? आफेस। वही तो कंपनी का हक है, यानी मालिकों का हक है। तो ऊपर आएगा अफेश। बोलो ना प्लीज, अफेश। घर पे आज जप लो इसका नाम, अफेश। सब बोलेगा पागला। अफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डन? तो वो ईपीएस वर्ड जो आपको खा रहा था अब समझ में आ गया क्या है उसका फुल फॉर्म या उसका फॉर्मूला, मीनिंग, एवरीथिंग। डन? बोलिए डन है? क्या सबने बनाया मेरे साथ? बोलो ना। हाँ भैया हाँ।
चलो चलो चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट लिखो, फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखो। मैं अटेंडेंस लूंगा अगली बार से, मैं बोल देता हूं, मैं बड़ा एच आदमी हूं। जैसे आज मेरे को क्रिंजल नहीं दिख रही है, किंजल कहाँ हो, कुसुम कहाँ हो, और क्या नाम था उसका, श्वेतम, आदित्य, निष्ठा, मुकुल, मुकुल तो चलो बोला, हम पूरा क्लास भैया उसमें देखेगा, गूगल ड्राइव में, ठीक है। नव्या कहाँ हो, जीत, जीत भी बोला भैया मेरा कॉलेज रहता है, गुवाहाटी में कॉलेज खुल गया ना। ऋतिक, अमन, युविका कहाँ हो सब। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सर यही है सर, ओके निष्ठा बोल रही है सर यही है, कहीं नहीं गए हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं हेडफोन में। कंपैरेटिव एनालिसिस, नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव एनालिसिस। नव्या शाह, यस सर यही है, ओके गुड। लिखिए कंपैरेटिव एनालिसिस, रेडी एवरीवन, ओके। मैं कुछ चार्ट बना रहा हूं, ध्यान से आप कॉपी करो पहले, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख रहा हूं डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, लोन्स, लोन्स गिवर, लोन्स जो देते हैं, और एक लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर, और लास्ट वाला लिख रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये दोनों कौन हो गए भैया, बोरोड फंड्स, फंड्स, और ये कौन हो गया भैया, ओन फंड्स, करेक्ट। नेक्स्ट, इस तरफ लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, क्या भैया, लिखना स्टार्ट करो। रिस्क, ये रिस्क सुनते ही तो रिस्क है, तो रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, क्या क्या कंपनी बनाया है, ऐसा लग रहा है स्पीकर बनाया है आप, थैंक यू। गेट भी बना देता हूँ, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मेरी कंपनी है। रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, बना देता हूँ इसमें,
मूछ भी बनाना तो होगा, इन्वेस्टर है बहुत भारी रकम का। रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स, रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी। क्या मूछ क्यों, लेडीज लोग नहीं हो सकती क्या, गर्ल्स नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, ठीक है, मैं ऐसे ही थोड़ा पक्षपात कर रहा हूँ, ठीक है, जाओ जो कर सकते हो कर लो। आओ, बना एक ही सकता था तो एक बना दिया, आओ लो बाल तुम लोग जैसा दे दिया बस। रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स। ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को क्योंकि फिक्स रिटर्न देना होता है, तो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रिस्की डिबेंचर ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, ये लोग तो साला हाथ फैला देंगे और बोलेंगे पैसा दो, तो भाई पैसा इनको देना पड़ेगा, तो मतलब इनके लिए ये हाई रिस्क का चीज है। वैसे इन्वेस्टर बड़ा शांति से बैठा है, क्यों? डिवेंचर होल्डर वाला इन्वेस्टर बड़ा ही शांति से बैठा है, बोला अरे दिक्कत क्या है, कंपनी चाहे कुछ भी ऑपरेशन करे, हमको तो पैसा मिलना है, तो उसके लिए रिस्क हो गया लो या लीस्ट। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों पॉइंट लिखा हूं, तो तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैंने वर्ड रिटर्न नहीं लिखा, मैंने लिखा वर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। अच्छा, रिटर्न कौन कमाएगा? कंपनी कमाएगी। रिटर्न कौन कमाएगा? कंपनी कमाएगी या इन्वेस्टर कमाएगा? ऑब्वियसली रिटर्न किसके बात में बात कर रहा हूं? जो पैसा लगा रहा है। पैसा कौन लगा रहा है? डिवेंचर होल्डर्स लगा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर लगा रहे हैं, इक्विटी लगा रहे हैं। तो ये जब भी पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर्स, तो इनको क्या चाहिए? कुछ रिटर्न चाहिए, तो यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ व्हाट? ऑफ इन्वेस्टर्स। वो कितना कमाना चाहते हैं? अगर डिविडेंड का, डिवेंचर होल्डर का रिस्क कम है, तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होगा, बिकॉज देर इज अ सेइंग एंड देर इज अ लॉजिक कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, नहीं एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैंने बहुत स्पेसिफिकली आपको बार बार एक वर्ड बोला, क्या? हायर दी रिस्क हायर दी एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी ज्यादा रिस्क लेते हैं तो चाहते हैं कि ज्यादा कमाए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो अपने जानते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा कमाना चाहते हैं। कमाओ नहीं कमाओ वो बात का बात है, आपने रिस्क लिया, अब हो सकता है रिस्क लेके आप ज्यादा कमाए। जैसे नवीन क्लासेस ने एक रिस्क लिया, क्या भैया, कि चलो पढ़ाने उतरते हैं नवनीत और अविनाश दोनों जन, तो जॉब जाते तो एक फिक्स रिटर्न मिलता, पैसा कमाते घर पे आ जाता। बट हमने सोचा चलो पढ़ाते ताकि रिस्क लेते कमाए भी ज्यादा। अब कमाए ज्यादा नहीं ज्यादा हो तो हमारे पढ़ाने पे, हमारे किताबों पे, हमारे स्ट्रक्चर पे, हमारे इंस्टीट्यूट पे, सब पे डिपेंड करेगा। तो दैट इज द थिंग कि हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो लोअर द रिस्क लोअर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो उनका रिटर्न का अपेक्षा बहुत कम होता है। तो मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर अगर कम है तो मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ कंपनी। कॉस्ट ऑफ कंपनी कुछ समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ कंपनी यानी कंपनी का जो खर्चा है उस कैपिटल उठाने के लिए, वो भी लो होगा। और यही अपना फर्स्ट चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्या होगा? ये भी लो होगा एज कंपेयर टू अदर्स। भैया ये लो हाई आप किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं? आने वाले बातों के वजह से। तो बोलिए ये सब बातें समझ में आई? तो आप फटाफट मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर के केस में क्या होगा बताइए। तो प्रेफरेंस तो बीच का, जैसे मैंने बोला, तो पहले आप इक्विटी का सोच के बताइए। रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, इक्विटी के केस में क्या होगा? या इक्विटी शेयर होल्डर को, कंपनी को इतना माथापच्ची करना नहीं है, जो बचा बचू होगा दे देंगे। कंपनी पे तो आपने भरोसा लगा के, आप ही की कंपनी है भाई, आप ही की कंपनी है, तो आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो
और अगर आप इस बात को उल्टा सोचे तो पहले आप सोचिए रिस्क फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत डर है। क्यों डर है? क्योंकि यार पहले तो डिबेंचर लेके जाएगा, फिर प्रेफरेंस लेके जाएगा, और हो सकता है कंपनी एकदम ही बुरा परफॉर्म करे तो कंपनी का शेयर प्राइस भी गिर जाएगा, तो मेरे को तो कहीं से पैसा नहीं आना है। यानी रिस्क बहुत ज्यादा है, हाई है, एकदम हाई रिस्क, बहुत ज्यादा है। अगर इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से रिस्क ज्यादा है तो ऑब्वियसली कंपनी तो उल्टा बात करता है ना, कंपनी के व्यू पॉइंट से रिस्क कम है। इन्वेस्टर के लिए रिस्क ज्यादा है यानी कंपनी के लिए रिस्क लो है। और आप सोच के भी देखो, ऑब्वियसली कंपनी के लिए रिस्क बहुत लो है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा चाह रहे होंगे, मिले जरूरी नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन, इच्छा, जिज्ञासा यही है कि आपसे ज्यादा कमाऊं। तो मतलब इनके केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? हाई। यानी कंपनी के लिए भी इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसा इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पैसा तभी लगाएंगे जब आप उसको एक आश्वासन देंगे कि नहीं तुमको रिटर्न कमा के देंगे ज्यादा। तो कंपनी के लिए भी इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी उठाना और उनका खर्चा हाई है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का अपेक्षा बहुत ज्यादा है। सोच के देखो भैया, प्रेफरेंस का बीच का है, सब चीज मॉडरेट हो जाएगा। मेन कंपैरिजन करना है एक्सट्रीम्स के बीच में। बोलिए आपको ये चार्ट समझ में आया? प्लीज एवरीबडी नोटिस दिस, ड्रॉ दिस, समझिए इसको। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 घंटा हो गया बिना ब्रेक के, उबासी नहीं लिए होंगे अभी तक, घर बैठे बैठे सो के क्लास कर रहे होंगे, मेरे को पक्का यकीन है। आधा से ज्यादा पॉपकॉर्न लेके बैठा है, खाना मम्मी खिला रही होगी बगल में बैठ के, ले मुन्ना खा ले, तू तो बड़ा मेहनत कर रहा है। और मस्त ऐसे लेट के, एक हाथ से ऐसे करके नीचे लेट के लैपटॉप में या मोबाइल में ऐसे देख रहे होंगे उल्टा होके। क्या ही मतलब है, लैपटॉप में सामने करके ऐसे देख के ना, मस्त स्पीकर लगा के बैठे हैं सब, हेडफोन स्पीकर सब लगा के बैठे हैं। अब एक ऐसा सिस्टम लाना होगा, तुम लोग का वेब कैम ऑन करवा के तुम लोग का चेहरा देखूंगा, रुको ना। एवरीबडी बताइए। निष्ठा बोल रही है भैया सेम आदित्य के बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा आदित्य, रुको तुमको बताते हैं। कृतिका बोली नहीं 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 सर, स्टडी टेबल पे हैं। रौनक भी नहीं सर, स्टडी टेबल पे बैठे हैं एकदम मस्त, चिंता मत कीजिए, लैपटॉप भी खुला है, कॉपी पेन भी खुला है, सब चीज नोट डाउन भी कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कृतिका ने बोला था भैया जल्दी छोड़ दीजिएगा, जरूर जल्दी छोड़ूंगा कृतिका, बस 15-20 मिनट और चलेगा। आपका लंच का प्रोग्राम होगा, मैं छोड़ देता हूँ, 1 बजे तक छोड़ दूंगा। ओके, एक दो सम्स कराऊंगा, करो, मजा आएगा। कैलकुलेटर पेन बाहर, एवरीबडी। रंजन भी बोल रहा है नहीं भैया मैंने टेबल पे बैठा है। ओके ओके रंजन जी आइए आइए, रेडी एवरीबडी? जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखाया था ना, उसके ऊपर यानी कि इनकम स्टेटमेंट के ऊपर एक सम्स दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग राइट करते हैं। जिन्होंने बेसिक्स क्लास देखा है ना, होशियारी नहीं मारेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो ध्यान से ट्राई करोगे, और जिन्होंने देखा है वो भी ट्राई करो, बनना नहीं है तुम लोग से। ट्राई करो, लिखो एग्जाम्पल। रेडी एवरीवन? लिखो एग्जाम्पल। आओ
आओ आओ आओ। A company sold 10,000 units at the rate 100 per unit. The variable cost as a percentage of sales is equals to 60%. इसका मतलब आप समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? इसका मतलब आप समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। द फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹1,00,000। ये 1 साल का डेटा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 1 साल का ही बता रहा हूं, पर एनम इन अ ईयर, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,00,000, ठीक है? द कंपनी इशूड 1,000 debentures having face value ₹100 each, having face value ₹100 each. Current market price of debenture is ₹105 per share. कूपन रेट, भैया व्हाट डू यू मीन बाय कूपन रेट? वही इंटरेस्ट रेट। तो भैया वाई दी नेम कूपन? सुनो, जब वो हर्षद मेहता का जमाना था ना, तो सब चीज कागजों में होता था, देखते थे ऐसे ऐसे कर रहा है। वो इंटरनेट के थ्रू या फिर सॉफ्ट कॉपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड इतना कम था कि बॉन्ड्स के साथ ना कूपन चिपकाए हुए होते थे हर साल का ब्याज के लिए। जैसे अपने जब कोई दिवाली फंक्शन में जाते हैं, तो अपने को नीचे वो आइसक्रीम, लंच ब्रेक, वो शुरू का स्टार्टर्स, ये सब का कूपन रहता है। अपने एक कूपन फाड़ के देते हैं तो वो अपने को स्टार्टर देता है। बस वैसे ही बॉन्ड जब इशू करता है कंपनी, तो बॉन्ड्स के साथ कूपन देता था कि 1 साल होने के बाद ये कूपन दिखाइएगा, आपको ब्याज मिल जाएगा। तो इसीलिए वहां से नाम आया कूपन रेट, ठीक है? द कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 10%, इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है? नेक्स्ट, the company also issued 12% preference shares ब्रैकेट में फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹10 each, ब्रैकेट में फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹10 each. Number of preference shares is equals to number of preference shares is equals to 2 lakhs. Number of preference shares is equals to 2 lakhs. Current value of preference share is equals to ₹8 each. दाम गिर गया, ठीक है? The current market capital value of company is equals to ₹10 lakhs, is equals to ₹10 lakhs.
फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹5 each. Market value per share is equals to ₹50. Find या calculate EPS and amount transferred to reserve and surplus if dividend is equals to rupees 20 per share. चलो करो ये सवाल। कृतिका, लास्ट सवाल। अगर सब ने राइट बनाया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब अगर सब ने राइट बनाएगा तो मैं यही क्लास खत्म। अगर कोई ने भी गलत बनाया तो एक सम्स और। भैया हम राइट बनाए तो तब आप वो अगला सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा। ओके, आप जा सकते हैं। मैं एक सवाल और कराऊंगा, आप उसको बाद में घर पे देख के बना लीजिएगा, होमवर्क का सम्स ले लीजिएगा। ओके, चलो 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 भैया, बोलती बंद कीजिए और थोड़ा हट जाइए, सम्स देखने दीजिए। ओके, चुप एकदम, फिंगर्स ऑन योर लिप्स। ओके, सॉरी सॉरी, अरे चुप होइए। A company sold 10,000 units at the rate 100 per unit in a year. The variable cost as a percentage of sales is 60%. The fixed cost is 1 lakh. अच्छा, एक देना चीज भूल गया, रुको रुको रुको, हाँ उसका तो मजा ही नहीं है। यहां लिखो टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इज इक्वल्स टू 35%। लिखो इस बात को भी, टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इज इक्वल टू 35%। प्लीज नोट इट डाउन दिस ऑल्सो। और यहां पे आपको मैंने बोला था, आप लिख भी सकते हैं कि टैक्सेस के बगल में क्या लिखा था, परसेंटेज ऑफ ईबीटी। टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ ईबीटी। चलो एक लाइन ऐड कराया है, ध्यान से एवरीबॉडी जो खो गए सम्स बनाने में। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनी इज इक्वल टू 35%, एक लाइन ऐड करवाया हूं, अब बनाओ। चलो स्टार्ट करो इनकम स्टेटमेंट एवरीबॉडी, मैं आ रहा हूं।
नो आंसर्स येट, जल्दी कीजिए एवरीबॉडी, कोई का ही आंसर नहीं आया अभी तक। आई एम वेटिंग, another 2 minutes given to you all. नील आ रहा है क्यों भाई? एग्जैक्टली जीरो आ गया। एक बार बात बताओ तो, नेगेटिव आ रहा है कि जीरो आ रहा है? ऐसा कैसा सम्स बना दिया हम? कुछ नेगेटिव फिगर आ रहा है क्या कि जीरो ही आ जा रहा है? नील की नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है ईपीएस, कोई वो नहीं है। हाँ तो नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव होता है ईपीएस भैया, ईपीएस नेगेटिव हाँ हो सकता है। तो कुछ चेंजेस कर देते हैं सम्स में। एक सेकंड रुको, मैं कर देता हूं, पहले क्या बोल रहे हो आप लोग चेक कर लेता हूं। आओ फटाफट मेरे को एक बार सेल्स बताओ तो कितना है, एक बार फटाफट मैं ही करके देख लेता हूँ कि जहां नेगेटिव आ रहा है उस सम्स को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। बट बाय द वे होता है नेगेटिव ईपीएस, क्यों नहीं हो सकता? लॉस नहीं हो सकता कंपनी में? हो ही सकता भैया। ओके रुको रुको रुको, ठीक है मैं ठीक कर दे रहा हूँ, रुको तो। कॉस्ट 60% यानी 6 लाख, 4 लाख कंट्रीब्यूशन, माइनस क्या करते हैं अपने कॉस्ट 1 लाख, तो 3 लाख आ गया ईबीआई। इंटरेस्ट कितना था बताओगे? इंटरेस्ट एवरीबॉडी, इंटरेस्ट बताओगे? एकदम सिंपल होता है, 1000 × 100 फेस वैल्यू पे ब्याज दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे। तो 10,000 का इंटरेस्ट है। डोंट गिव इट ऑन मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन फेस वैल्यू। 10,000 हुआ ना, 2,90,000 हो गया ईबीटी पे 35% टैक्स चला गया। थर्टी 35% ऑफ ईबीटी तो माइनस कर देते हैं और आया 188,500। अब आप बोल रहे हैं कि भैया ये जो ईट आया ना, इसके बाद प्रेफरेंस कोई पैसा नहीं दे पा रहे हैं। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूं। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का बहुत ज्यादा वैल्यू ले लिया शायद। हाँ ठीक है, तब एक काम करो ना, इसको ठीक कर लेते हैं। होल्ड ऑन आराम से। प्रेफरेंस शेयर को 20,000 कर दो, 2 लाख की जगह 20,000 प्रेफरेंस शेयर कर दो। ठीक है, मैं सम्स में थोड़ा चेंजेस करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मैंने 2 लाख ले लिया था तो उसको आप 20,000 कर दो। 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 10 रुपया करके 12% ब्याज, 24,000 हो जाएगा 2,40,000 की जगह। अब ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 कर दो ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आया भैया? 20,000 इंटू फेस वैल्यू इंटू 12%। डोंट गिव इट ऑन मार्केट प्राइस, डिविडेंड इज गिवन ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन फेस वैल्यू। ये सब बात जिनको नहीं पता, आप ऊपर टॉप कॉपी के टॉप पन्ना पे लिखोगे। तो आफेश कितना आ गया बताइए? आफेश कितना आ गया बताइए? 165500। ठीक है, आफेश आया ये, माइनस डिविडेंड कौन सा? इक्विटी, और फिर ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, उसके बाद ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। फटाफट बताइए इक्विटी डिविडेंड कितना? इंद्र
भैया नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकालिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा बताइए। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैंने करंट मार्केट प्राइस दिया था और फेस वैल्यू भी दिया था और मार्केट वैल्यू भी दिया था। तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस से नंबर ऑफ शेयर आएगा, क्योंकि मैंने फेस वैल्यू नहीं दिया था टोटल, मैंने मार्केट वैल्यू दिया था। तो 10 लाख है ना, डिवाइडेड बाई 50 रुपीज, यानी नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 20,000 इंटू मैंने कितना करके डिविडेंड बोल दिया, 20 रुपया करके डिविडेंड बोल दिया, तो 4 लाख हो जा रहा है। अगेन वो पैसा नहीं है, तो एक काम करो डिविडेंड कर दो तुम लोग 2 रुपया करके पर शेयर। भैया आप तो बड़े ही हरामी आदमी है, बिल्कुल सम चेंज, मेरे को क्या मालूम था क्या फिगर आएगा, मैंने तो जो बड़ बोला बोल दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स आया 20,000, पहले बोलिए नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, समझ में आया? तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 आया इंटू 2 रुपया 40,000 हो गया, तो इक्विटी डिविडेंड। तो अब माइनस कीजिए और बताइए कितना बचा, 1,24,500। ईपीएस निकालने के लिए क्या करोगे, आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 8.225, 8.225 चलेगा। ये तो अलग काम कर दिया, कोई बात नहीं, अब ठीक है ना। ऑब्वियसली डिविडेंड दे ही नहीं सकते ज्यादा आफेस से, तो सम्स में चेंजेस करना पड़ा, तो मैंने कर दिया। ओके, एक अंदाजा लगा कैसे बनता है। नेक्स्ट क्लास दोबारा से एक सम्स कराऊंगा जहां आपको ये सब ग्लिचेस नहीं आएंगे। बाय द वे एक नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर समझा दीजिए एक बार, एकदम सिंपल। करंट मार्केट कैपिटल वैल्यू कितना है, 10 लाख, यानी मार्केट प्राइस के हिसाब से। अच्छा, मार्केट कैपिटल वैल्यू का मतलब क्या होता है बताइए, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। ये 10 लाख का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस, और ये है एमपीएस। तो बताइए अगर मैं 10 लाख को 50 रुपया से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला बताइए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला तब बताइए, 10 लाख डिवाइडेड बाई 50 रुपया, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। समझ में आया सबको? अब नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 आ गया। अब 20,000 में मैंने बोला 2 रुपया करके पर शेयर डिविडेंड दिया है, तो 40,000 माइनस करके आ गया ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, और आफेस डिवाइडेड बाई 20,000 इज ईपीएस। उससे पहले तक का इजी था। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, ये इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे है। वैसे टैक्स ईबीटी का 35% काट के दे दिए, ईट आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड में मैंने चेंज करा दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख की जगह 20,000 कर दिया था, तो 10 रुपया करके फेस वैल्यू 12% देना है। आफेस के बाद इक्विटी डिविडेंड 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 2 रुपया करके, और ट्रांसफर टू रिटर्न। नेक्स्ट क्लास और सम्स कराऊंगा, टेंशन का बात नहीं है। आज बहुत ज्यादा पढ़ लिए, 1 घंटा 28 मिनट हो चुका है, तो गेट लॉस्ट एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का एक और सम्स करते हुए। अभी माथा लगाओ इस सम्स में, और कुछ नहीं। चलो बाय बाय।